सोचिए हमारा शरीर खरबों कोशिकाओं से बना है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो फिर ये सिर्फ एक बेतरतीब ढेर क्यों नहीं है? क्या चीज इन सबको एक साथ जोड़कर रखती है और इन्हें एक दूसरे से बात करने पे मजबूर करती है? यही सवाल असल में बायोलॉजी के सबसे बुनियादी सवालों में से एक है। और इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत और जटिल दुनिया में छिपा है, कोशिकाओं का अपना सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क। ये दिलचस्प है। तो हमारे पास जो ये नोट्स और डायग्राम्स है वो इसी सोशल नेटवर्क का खुलासा कर रहे हैं। आज हमारा मिशन यही है कि हम इस अदृश्य दुनिया के नियम कानूनों को समझें। ये कोशिकाएं कैसे हाथ मिलाती हैं, कैसे ग्रुप बनाती हैं और क्या होता है जब कोई कोशिका इन नियमों को तोड़ देती है। चलिए इस माइक्रोस्कोपिक शहर की गलियों में उतरते हैं। बिल्कुल। और इस शहर की नींव रखी है कुछ खास तरह के मॉलिक्यूल्स ने, जिन्हें हम कहते हैं सेल एडहीजन मॉलिक्यूल्स या शॉर्ट में कैम्स। कैम्स। हाँ, ये इस सोशल नेटवर्क की भाषाएं हैं। वो हैंडशेक जिसके बिना कोई बातचीत शुरू ही नहीं हो सकती। ओके, तो चलिए इन हैंडशेक से ही शुरू करते हैं। ये कैम्स आखिर हैं क्या? ये कोई सुपर ग्लू जैसा कुछ है? सुपर ग्लू से कहीं ज्यादा। ये कोशिका की सतह पर लगे हुए प्रोटीन हैं जो बाहर की तरफ निकलकर दूसरी कोशिकाओं को या अपने आसपास के माहौल को पकड़ते हैं। अच्छा। पर ये सिर्फ सतह पर नहीं होते, ये कोशिका की झिल्ली के आर पार जाते हैं और अंदर कोशिका के ढांचे मतलब साइटोस्केलेटन से भी जुड़े होते हैं। ओहो, तो ये एक पुल की तरह है। बिल्कुल, एक पुल जो कोशिका के अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से जोड़ता है। और ये सिर्फ पकड़ते नहीं, ये सिग्नल भी भेजते हैं। अच्छा, तो ये एक स्मार्ट क्लू है। हमारे नोट्स में इनके 4 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। पहला है कैडरिन और इसके साथ एक शब्द लिखा है होमोफिलिक बाइंडिंग। ये सुनने में काफी टेक्निकल लग रहा है। इसका मतलब बहुत आसान है, अपने जैसों से जुड़ना। अपने जैसों से, हाँ। होमोफिलिक मतलब समान से प्रेम। कैडरिन मॉलिक्यूल्स की खासियत यही है कि वो सिर्फ अपने ही जैसे दूसरे कैडरिन मॉलिक्यूल को पहचान कर उससे जुड़ते हैं और इस जुड़ाव के लिए उन्हें कैल्शियम की जरूरत होती है। तो ये एक तरह का एक एक्सक्लूसिव क्लब हुआ कि लिवर की कोशिकाएं सिर्फ लिवर वालों से ही जुड़ेंगी। बिल्कुल, यही स्पेसिफिसिटी ऊतकों को उनका आकार और उनकी पहचान देती है। जैसे ई कैडरिन हमारी त्वचा और अंगों की बाहरी परत बनाने वाली एपिथेलियल कोशिकाओं को एक साथ रखता है। ई कैडरिन। और वहीं एन कैडरिन हमारी नर्व कोशिकाओं को एक साथ जोड़ता है। और ये वही कोशिकाएं हैं जो हमारी त्वचा बनाती हैं। तो इसका मतलब अगर ये ई कैडरिन वाला गोंद कमजोर पड़ जाए तो कोशिकाएं अपनी जगह से हिल सकती हैं। बिल्कुल, और यहीं से बात कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जुड़ जाती है। कई आक्रामक कैंसरों में कोशिकाएं जो पहला काम करती हैं वो है इस ई कैडरिन को बनाना बंद कर देना। अच्छा। और फैल सकती है। इसी प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। वाओ, मतलब एक छोटा सा मॉलिक्यूल कैंसर को फैलने से रोकने वाली पहली दीवार है। ठीक है, तो ये तो हुआ एक कोशिका का दूसरी कोशिका से जुड़ना। हाँ। पर कोशिकाएं सिर्फ एक दूसरे से ही तो नहीं जुड़ी होती, वो किसी चीज पर टिकी भी तो होती होंगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जैसे एक बिल्डिंग अपनी नींव पर। हाँ। और यहीं पर दूसरे तरह के CAMs यानी इंटीग्रिन की भूमिका आती है। अगर कैडरिन कोशिकाओं के हाथ हैं तो इंटीग्रिन उनके पैर हैं। ये कोशिका को उसकी नींव से मतलब बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स या ECM से मजबूती से जोड़कर रखते हैं। बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स, ये कोशिकाओं के बाहर जो प्रोटीन का जाल होता है वो? हाँ, जैसे कोलेजन और फाइब्रोनेक्टिन। लेकिन इंटीग्रिन की सबसे खास बात है उनकी टू वे सिग्नलिंग। टू वे सिग्नलिंग? वो सिर्फ कोशिका को पकड़े नहीं रहते, बल्कि लगातार बाहर के माहौल की जानकारी अंदर भेजते हैं और अंदर के सिग्नल बाहर। मतलब ये कोशिका को बताते रहते हैं कि बाहर सब ठीक है या नहीं, एक सेंसर की तरह। एकदम सही। अगर बाहर का माहौल बदलता है तो इंटीग्रिन तुरंत ये खबर कोशिका के अंदर भेजते हैं, जिससे कोशिका अपना व्यवहार बदल लेती है। अच्छा, अभी तक हम मजबूत जोड़ों की बात कर रहे थे, गोंद या नींव, लेकिन नोट्स में एक जिक्र सिलेक्टिन का है जो कमजोर और क्षणिक जोड़ बनाते हैं। ये तो सुनने में एक खराबी लगती है। कोई चीज कमजोर क्यों होनी चाहिए? यही तो इसकी खूबसूरती है। सोचिए अगर आपको तेज बहती नदी में किसी एक खास पत्थर पर उतरना हो, अगर आप उसे कस के पकड़ लेंगे तो आप उसके साथ ही बह जाएंगे। लेकिन अगर आप हल्के हल्के कई पत्थरों को छूते हुए अपनी रफ्तार कम करें तो सही जगह पर रुक पाएंगे। सिलेक्टिन बिल्कुल यही काम करते हैं। कमाल का उदाहरण है। तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है? इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है इन्फ्लेमेशन।
सूजन। जब कहीं चोट लगती है तो हमारी इम्यून कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, खून के तेज बहाव में उस जगह पहुंचती हैं। अब उन्हें खून की नली से बाहर निकलना है। सेलेक्टिन खून की नली की दीवार पर एक वेलक्रो की तरह काम करते हैं। वेलक्रो? हाँ, जो इन व्हाइट ब्लड सेल्स को हल्के से पकड़कर उनकी रफ्तार धीमी कर देते हैं। वो लुढ़कने लगती हैं, जिसे रोलिंग कहते हैं। इससे उन्हें सही जगह पर रुकने और बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। तो ये कमजोर नहीं बल्कि एक स्मार्ट पकड़ है। वाह। और चौथा प्रकार है इम्यूनोग्लोब्युलिन सुपरफैमिली। इनका नाम तो इम्यून सिस्टम से जुड़ा लग रहा है। हाँ, इनकी बनावट हमारी एंटीबॉडीज जैसी होती है और ये भी इम्यून सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कैल्शियम पर निर्भर नहीं करते और बहुत ही विशिष्ट पहचान के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो ये थे अलग अलग तरह के हैंडशेक, मॉलिक्यूलर ग्लू। लेकिन सिर्फ हैंडशेक से तो शहर नहीं बनता। बिल्डिंग्स, दीवारें, दरवाजे, ये सब भी तो चाहिए। तो क्या कोशिकाएं बड़ी संरचनाएं भी बनाती हैं? बिल्कुल, और उन्हें हम कहते हैं कोशिकीय संधियां या सेल्यूलर जंक्शंस। ये सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स का जुड़ाव नहीं, बल्कि हजारों मॉलिक्यूल से बनी पूरी की पूरी संरचनाएं हैं। और जैसा हमारे नोट्स बताते हैं, इन्हें हम 3 ग्रुप में बांट सकते हैं: सील करने वाले, जोड़ने वाले और संवाद करने वाले। चलिए सील करने वालों से शुरू करते हैं। टाइट जंक्शन, नाम से ही लग रहा है कि ये किसी तरह का बैरियर बनाते हैं। आप इन्हें कोशिकाओं के बीच के वाटरप्रूफ सीलेंट समझ सकते हैं। वाटरप्रूफ सीलेंट। हाँ, ये दो कोशिकाओं की झिल्लियों को आपस में इस तरह से आप कहिए सिल देते हैं कि उनके बीच से कोई भी चीज लीक ना हो सके। इसकी जरूरत कहाँ पड़ती होगी? हमारी आंतों में। सोचिए, हम नहीं चाहते कि जो कुछ भी आंतों में है वो बिना प्रोसेस हुए सीधे हमारे खून में लीक हो जाए। सही बात है। टाइट जंक्शन ये पक्का करते हैं कि सारे पोषक तत्व कोशिकाओं के अंदर से होकर ही गुजरें, उनके बीच से नहीं। इसी तरह हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर भी इन्हीं टाइट जंक्शंस की वजह से काम करता है। तो ये हमारी शरीर की बॉर्डर सिक्योरिटी हो गई। अब आते हैं एंकरिंग जंक्शंस पर, जो मजबूती देते हैं। इसमें पहला है अडहेरेंस जंक्शन। अगर टाइट जंक्शन सीलेंट हैं, तो अडहेरेंस जंक्शन उस दीवार को मजबूती देने वाली बेल्ट है। ये कैडरिन मॉलिक्यूल से बने होते हैं और अक्सर कोशिका के चारों तरफ एक बेल्ट की तरह लिपटे होते हैं। ये बेल्ट अंदर से कोशिका के एक्टिन फिलामेंट्स के ढांचे से जुड़ी होती है, जिससे पूरे ऊतक में एक साथ तनाव पैदा होता है। तो अडहेरेंस जंक्शन एक पूरी बेल्ट की तरह कोशिका को चारों तरफ से पकड़ता है। लेकिन क्या हर जगह इतनी मजबूत पूरी बेल्ट की जरूरत होती है, या कुछ जगहों पर सिर्फ कुछ पॉइंट्स पर मजबूती देना काफी होता है? जैसे हम कपड़ों में बटन लगाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है डेस्मोसोम। ये बिल्कुल आपके कहे अनुसार ही काम करते हैं। ये स्पॉट वेल्ड या प्रेस बटन की तरह हैं। ये कोशिकाओं को कुछ खास पॉइंट्स पर एक दूसरे से बहुत मजबूती से जोड़ते हैं। और ये कहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है? उन जगहों पर जहां बहुत ज्यादा खिंचाव होता है, जैसे हमारी त्वचा या दिल की मांसपेशियां। जब आप अपनी त्वचा को खींचते हैं, तो ये डेस्मोसोम ही हैं जो कोशिकाओं को एक दूसरे से अलग होने से रोकते हैं। अच्छा। और यहीं पर एक और बीमारी का कनेक्शन आता है, पेम्फिगस वल्गैरिस। इस ऑटो इम्यून बीमारी में शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से इन्हीं डेस्मोसोम पर हमला कर देता है। तो ये बटन खुलने लगते हैं? हाँ, ये स्पॉट वेल्ट कमजोर पड़ जाते हैं। त्वचा की कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होने लगती हैं और उनके बीच में फ्लूइड भर जाता है, जिससे त्वचा पर बहुत दर्दनाक छाले पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब जो हम रोज अपनी त्वचा को खींचते हैं या जब हमारा दिल जोर जोर से धड़कता है, तो ये डेस्मोसोम ही है जो इसे फटने से बचा रहे हैं। ये तो शरीर के माइक्रो नट बोल्ट हुए। अच्छा, इसी से जुड़ा एक नाम और है, हेमीडेस्मोसोम। हेमी मतलब आधा। संरचना में बिल्कुल वैसा ही है, पर काम अलग है। डेस्मोसोम एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ता है, लेकिन हेमीडेस्मोसोम हमारी त्वचा की सबसे ऊपरी परत की कोशिकाओं को उनकी नींव यानी बेसिल लैमिना से जोड़ता है। ये इंटीग्रिन मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। समझ गई। तो अब तक हमने सीमाएं बना ली, दीवारों को मजबूती दे दी। अब शहर में रहने वालों को एक दूसरे से बात भी तो करनी होगी। तो आखिरी जंक्शन है गैप जंक्शन। क्या ये कम्युनिकेशन चैनल है? ये सीधे कम्युनिकेशन चैनल है। दो कोशिकाओं के बीच बने छोटे छोटे सुरंग या टनल। इन सुरंगों से आयंस और छोटे मॉलिक्यूल्स एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सीधे और बहुत तेजी से जा सकते हैं। जैसे दो घरों के बीच एक सीक्रेट दरवाजा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा? हमारा दिल, हृदय की सभी मांसपेशियों की कोशिकाओं को एक साथ एक लय में धड़कना होता है। ये गैप जंक्शंस की वजह से ही संभव है। जब एक कोशिका में इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होता है, तो वो इन गैप जंक्शंस के जरिए
तुरंत अपनी पड़ोसी कोशिकाओं में फैल जाता है। इससे पूरा हृदय एक सिंगल यूनिट की तरह धड़कता है। और अगर इन कम्युनिकेशन लाइंस में गड़बड़ हो जाए तो दिल की धड़कन का तालमेल बिगड़ सकता है, जिसे अतालता या अरिथमिया कहते हैं। अगर गैप जंक्शन के प्रोटीन में कोई जेनेटिक खराबी आ जाए तो ये सिग्नल ठीक से नहीं फैल पाते और ये स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। तो हम जैसे जैसे बात कर रहे हैं, मुझे ये एहसास हो रहा है कि हम जिसे सिर्फ कोशिकाओं का जुड़ाव कह रहे थे, वो असल में हमारे स्वास्थ्य और बीमारियों की जड़ में है, चाहे वो कैंसर का फैलना हो, त्वचा के रोग हों या दिल की बीमारियां। बिल्कुल, ये हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों के काम करने का आधार है। हर एक कोशिका को पता है कि उसे कहाँ रहना है, किससे जुड़ना है और किससे बात करनी है। जब तक ये नियम माने जाते हैं, शरीर ठीक से काम करता है। जब ये नियम टूटते हैं तो बीमारी पैदा होती है। आज हमने देखा कि कैसे मॉलिक्यूल्स और संरचनाओं का एक जटिल जाल हमारी कोशिकाओं को एक शहर की तरह संगठित करता है। यह एक अदृश्य लेकिन निरंतर चलने वाली बातचीत है जो हमें जीवित रखती है। और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक विचार के साथ छोड़ जाता है। हमने चर्चा की कि इन जुड़ावों में दोष से बीमारियां कैसे होती हैं, लेकिन क्या इसका उल्टा भी संभव है? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हम इन कोशिकीय जुड़ावों में जानबूझकर हेरफेर करके इलाज के नए रास्ते खोल सकते हैं? शायद कुछ बंधनों को अस्थायी रूप से कमजोर या मजबूत करके। ये एक दिलचस्प सवाल है। इसका क्या मतलब हो सकता है प्रैक्टिकली? सोचिए, कई ट्यूमर के अंदर टाइट जंक्शन बहुत मजबूत होते हैं। वो कीमोथेरेपी की दवाओं को अंदर नहीं जाने देते। क्या हो अगर हम कोई ऐसी दवा बनाएं जो कुछ देर के लिए उन सीलेंट्स को खोल दे, ताकि कैंसर की दवा सीधे ट्यूमर के दिल तक पहुंच सके। हाँ, या क्या हम घाव भरने की प्रक्रिया में कुछ खास आसंजन अणुओं को बढ़ावा देकर उसे तेज कर सकते हैं? कोशिकाओं के इस सामाजिक जीवन में अभी और भी कई रहस्य खुलने बाकी हैं और उन्हें समझना चिकित्सा के भविष्य के लिए नए दरवाजे खोल सकता है।